विविध का क्वेश्चन देखिएगा कि तमाम एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि 10 से 12 क्वेश्चन आपके विविध से आता है, ठीक है। तो हमें आज वही लुसेंट का विविध देखना है, जिसमें से लगभग चुनिंदा टॉपिक है। फिर कल उसी का प्रकार कुछ और टॉपिक लाया जाएगा, जैसे आज भारत रत्न है, नोबेल पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये सब संबंधित आपका जो है आज का टॉपिक होने वाला है। अनुसंधान संस्थान है, तो इसको हम लोग आज क्या करेंगे, याद करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आप लोग एक बार सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर इसका पीडीएफ अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम का, वहां से जुड़ जाइए और इसका पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यह चैनल पूर्ण रूप से बिहार पुलिस के लिए ही समर्पित है, ठीक है। आनंदी प्रसाद, हेलो सर। हेलो। सर मैं खाना बना रही, कमेंट ना करेंगे। चलिए फिर शुरू किया जाए इसको। लुसेंट विविध का 36 नंबर का टॉपिक है राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार हम देखिए गणतंत्र दिवस पुरस्कार, जो गणतंत्र दिवस के दिन जो पुरस्कार जो दिया जाता है, जिसका जो घोषणा की जाती है, पुरस्कार में देखिएगा यह पुरस्कार नागरिकों को दिया जाता है। इसमें आपका सबसे पहला पुरस्कार है भारत रत्न है। यह जो क्या है, यह सर्वोच्च पुरस्कार है अपना देश का, सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मानित पुरस्कार, ठीक है? तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए सभी को जय हिंद। पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर कमेंट देखा जाएगा। तो ये कहता है, तो भारत रत्न है वह कला के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा यानी जो समाज सेवा किया जाता है, और उसमें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत रत्न का जो है वो शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो देखिए 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, ठीक है। चांदनी शर्मा, हाय। देखिए 26 जनवरी, इस दिन क्या होता है, गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी को ही हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, ठीक है? अभी देखिएगा जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है, जो द्रौपदी मुर्मू मुर्मू है, वो देखिएगा फरवरी 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न के लिए जो है नामित किए थे, ठीक है? उनका भी हम लोग देखेंगे कौन कौन 5 लोग थे। इसे मेडल, देखिए इसके मेडल में क्या होता है, पीपल के पत्ते के आकार का सूर्य का चित्र अंकित रहता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या रहता है, तो पीपल के पत्ते के आकार का सूर्य का चित्र अंकित रहता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, एक वर्ष में कितने, 3 व्यक्ति को। लेकिन इस बार देखिएगा 2024 में जो है वो 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है। जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में क्या कर दिया गया था, बंद हो गया था। पूछे कि भारत रत्न जो है 1954 में तो शुरुआत हुआ था, लेकिन इसे बंद कब कर दिया गया था, 1977 में इसे बंद कर दिया गया था, 23 साल बाद, ठीक है। तो बोला 23 साल बाद जो है बंद हो गया था। 54 23 77 होता है ना, मेरा थोड़ा गणित कमजोर है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किंतु 1980 में जब कांग्रेस की सरकार आई वापस, ठीक है, तो इसने फिर से शुरू किया। तो 1980 में दोबारा शुरू होने पर सर्वप्रथम मदर टेरेसा ने प्राप्त किया। उस टाइम मदर टेरेसा को जो भारत रत्न कब दिया गया था, तो मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। यहाँ से आपको कंफ्यूजन पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1980 में दिया गया था। तो देखिए, मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, लाल बहादुर शास्त्री को जो है वो नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, सॉरी क्या बोलते हैं, भारत रत्न कब दिया गया, यह क्वेश्चन आपसे आराम से पूछ सकता है। फिर उसका देखिए इंदिरा गांधी का हो जाएगा, फिर उसके बाद राजीव गांधी को भी मिला था नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या आप लोग को? लाल बहादुर शास्त्री कब मिला था, 1966 में मिला था, जिनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया था, ठीक है? और तो लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो अपने देश से बाहर हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ताशकंद पहले जो था हमारा सोवियत संघ का भाग था, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में, तब उसमें देखिए कि उज्बेकिस्तान बनता है, जिसका राजधानी था ताशकंद, वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
किसी किन्हीं का नेट नहीं चलता है तो आपका समस्या है, मेरा समस्या तो है नहीं, नेट नहीं चलता है। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। लेकिन राजीव गांधी को जो भारत रत्न दिया गया था वो 1991 में इनको भारत रत्न दिया गया था। और इसे जो श्री सत्यपाल आनंद थे वो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में क्या कर दिए, इसके लिए चुनौती कर दिए थे। ठीक है, क्लास यहाँ से नेटवर्क बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। जो वरीयता सूची आता है इसमें देखिएगा कि सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं। उसमें देखिएगा कि एक आता है, जब वरीयता सूची का लिस्ट देखिए उसमें भारत में सम्मानित व्यक्ति का भी स्थान आता है। अब भारत रत्न के बाद देखिएगा जो दूसरा पुरस्कार होता है वो हमारा पद्म पुरस्कार शुरू होता है, जिसमें कि भारत रत्न के बाद अगर पूछे कि दूसरा पुरस्कार कौन है तो हमारा पद्म विभूषण होता है। लेकिन थोड़ा सा भारत रत्न के बारे में हम लोग एक चीज देखते हैं। जब भारत रत्न का शुरुआत हुआ था 1954 में। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा भारत की शुरुआत कब हुई थी। 1954 में हुई थी। 1954 में जब शुरुआत हुई थी तो 3 लोगों को मिला गया, मतलब दिया गया था यह पुरस्कार। ठीक है, 1954 में शुरुआत होती है और इसमें 3 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, एक हमारे थे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरे नंबर पे कौन थे? सी राजगोपालचारी। और एक कौन थे? सीवी रमन थे। सीवी रमन। ये 3 लोगों से जो है शुरुआत होती है भारत रत्न देने की प्रक्रिया। ठीक है, तो देखिए 2024 में 5 लोगों को दिया गया है भारत रत्न। कोई बता सकते हैं क्या 2024 में 5 लोग किनको इनको भारत रत्न मिला है? 1954 तो देख लिए, तो 2024 वाले बता सकते हैं क्या किन किन किनको किनको भारत रत्न दिया गया है? चलिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, धीरज गोपालाचारी, सीवी रमन, बहुत अच्छा। 2024 में मिला था 5 लोगों को, है ना। एक कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। हमारे मोदी जी के राजनीतिक गुरु हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी के बाद कौन हो जाएंगे? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे। उसके बाद कौन हो जाएंगे? पीवी नरसिम्हा राव। फिर कौन हो जाएंगे? चौधरी चरण सिंह। फिर कौन हो जाएंगे? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को ही ना भारतीय हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। तो इसको भी देख लीजिए, भारतीय हरित क्रांति के जनक। और अगर आपसे विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे विश्व में। ठीक है, तो इसको एक लाइन को आप लोग ऐसे ही याद कर लिए, विश्व में कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि भारत रत्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये 5 लोगों का नाम याद रखिएगा क्योंकि 2024 में करंट से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब पद्म पुरस्कार पे आते हैं। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। पद्म पुरस्कार जो है, इसे पूछेगा भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान कौन सा हो जाएगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा? पद्म पुरस्कार हो जाता है। ठीक है, इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया गया था। 1954 में तो शुरू हुआ था भारत रत्न, 1977 में क्या करते जनता पार्टी जो थे वो बंद कर दिया था। फिर 1980 में कांग्रेस सरकार आती है और इसे चालू कर देती है भारत रत्न को। 1977 में देखिए कि पद्म पुरस्कार को भी बंद कर दिया गया था। फिर 1980 में कांग्रेस की सरकार आई और शुरू कर दिया गया। उसमें कौन थे? 3 गो पद्म पुरस्कार था। एक कौन थे? पद्म विभूषण होता है, फिर होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्म श्री। ठीक है,
तीनों का चर्चा यहाँ पे दिया हुआ है। पद्म भूषण सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्म भूषण देखिएगा कि किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। और पद्म श्री जो है वो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य में दिए जाने के लिए चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों आप लोग जो है जीवन में न भूलिएगा, ठीक है। इस बार देखिएगा कि 2024 में दिया गया है, टोटल 132 लोगों को दिया गया है पद्म पुरस्कार। इसमें देखिएगा कि 5 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया है ना? 17 लोगों को देखिएगा कि पद्म भूषण दिया गया है और 110 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 110 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। पद्म विभूषण में देखिएगा एक अभिनेत्री थी बैजंती माला करके, उनको भी मिला है। फिर हमारा तेलुगु सुपरस्टार थे चिरंजीवी, उनको भी मिला है इस पर। फिर हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, उनको भी मिला है पद्म विभूषण। और 2 लोग थे, एक आपके थे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, उनको मरणोपरांत मिला है, विश्वनाथ आनंद थे शायद। नहीं, नहीं, विश्वनाथ आनंद, बिंदेश्वर पाठक थे और एक थे सुब्रमण्यम साहब, उनको मिला है, ठीक है। 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिस्ट दिया गया, आपके लुसेंट का देखिएगा 38 नंबर टॉपिक है, उसमें दिया गया है भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति का जिक्र किया गया है। हम आपको ऊपर तो चर्चा कर ही दिए, लेकिन एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे ताकि याद हो जाए। अब बिंदेश्वर पाठक को मिला है। विश्वनाथ आनंद शायद सबसे कम उम्र में उनको ही मिला था, क्या बोलते हैं, पद्म श्री जो है सबसे कम उम्र में विश्वनाथ आनंद को मिला था। ये बोलना चाह रहे थे, मतलब क्या बोलते हैं, फिसल गया मेरा जबान, जल्दी निकल गया। एक चीज जानते हैं, पद्म भूषण जो है एम एस धोनी को भी मिला है, यानी हमारे महेंद्र सिंह धोनी को देखिएगा 2018 में पद्म भूषण दिया गया है। क्या, चलिए भारत से सम्मानित व्यक्ति देखिए, सबसे पहले शुरुआत 1954 में हुई थी, आपको नहीं भूलना है। इसमें 3 लोगों को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। देखिए सी राजगोपालचारी चक्रवर्ती राजगोपालचारी को, फिर देखिए डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटर रमन, यानी डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। इसमें है समाधि स्थल भी डाला हुआ है। चुनिंदा टॉपिक आज लेकर आए हैं, टेंशन मत लीजिए। और समाधि स्थल आज के बाद आप लोग नहीं भूलेंगे, इस बात को लेकर बैठ जाइए, इतना अच्छा से याद करवाएंगे। आज के अगर आप लोग समाधि स्थल नहीं भूल पाइएगा जीवन में। इसमें देखिए सब तो याद करने वाला चीज नहीं है, इसमें से सबसे पहले 254 वाला याद कर लीजिए, फिर जो बताया जा रहा है उसको याद कीजिए। हमारे विधान चंद्र राय को याद कर लीजिए, 1961 में दिया गया था विधान चंद्र राय को भारत रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको 1962 में दिया गया था। अब देखिए, जब 62 में राजेंद्र प्रसाद को दे दिया गया था, सबसे पहले देखिए, अगर भारत रत्न की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको पहले भारत रत्न दिया गया, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको 1962 में दिया गया था, लगभग 8 वर्ष बाद दिया गया था। आज का कंफ्यूजन नहीं होगा, उसमें टेंशन मत लीजिए। फिर देखिए 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया था, उन्हीं के साथ डॉक्टर पांडुरंग वामन काने को दिया गया था, लेकिन जाकिर हुसैन वाला याद रखिएगा। एक याद रखिएगा, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जो मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम थे। 1971 में इंदिरा गांधी को मिला था। 1975 में जो है बीबी गिरी को मिला था। एक 1980 में मदर टेरेसा याद कीजिएगा। जब 1980 में जब शुरुआत होती है भारत रत्न, जब दोबारा बंद होता है 1970 में जनता पार्टी इसको बंद करती है, और कांग्रेस सरकार जब 1980 में चालू करती है भारत रत्न, सबसे पहले जो प्राप्त करती है भारत रत्न वो मदर टेरेसा थी, ठीक है। फिर एक हमारे देखिएगा भूदान आंदोलन से संबंधित विनोबा भावे, उनको मरणोपरांत 1983 में दिया गया था भारत रत्न, तो विनोबा भावे को भी याद रखिएगा 1983। हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब को मिले थे, 1990 में मिला था इनको, भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत मिला था, और इनके साथ नेल्सन मंडेला को भी मिला था। अभी आपको ऊपर में बताया 1991 में राजीव गांधी को मरणोपरांत मिला है, इन्हीं के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत मिला था, और फिर उसके बाद मोरारजी देसाई को मिला था 1991 में ही। फिर 1992 में मौलाना मौलाना अबुल कलाम आजाद को मिला था मरणोपरांत। 1997 में देखिएगा हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, इनको मिला था 1997 में भारत रत्न।
और इन्हीं के साथ गुलजारी लाल नंदा को मिला था, अरुणा आसफ अली को मिला था। तो इन्हीं के बारे में क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 पूछा था। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से हम लोग दादा भाई नौरोजी को जानते हैं, और ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया से पूछा था उसमें एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, उसमें सर आंसर अरुणा असफ अली होना चाहिए। पता नहीं उसका आयोग क्या आंसर दिया था, कंफर्म नहीं है, तो उसका आंसर अरुणा असफ अली होना चाहिए था। बीपीएससी टीआरई 1 का क्वेश्चन था। पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था भारत रत्न। ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन एवं गोपीनाथ बारदौली को भी मरणोपरांत दिया गया था 1999 में भारत रत्न। अब कुछ याद रखिए या मत रखिए, लेकिन ये 2001 वाला याद रखिए, लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2001, 2001 में कौन कौन, लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सबसे कम उम्र में जो दिया गया था भारत रत्न, वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था 2014 में। और 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को मिलता है। और 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एवं भूपेन हजारिका को मिलता है। और देखिएगा कि अब 2024 के बाद आपको 5 लोग को हम बता ही दिए। कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे, पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे, चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। 39 नंबर टॉपिक देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग, क्या है, एक बार कमेंट करके जवाब दे दीजिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? और अगर आप लोग को इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। हम हमेशा प्रयास अपना तरफ से ही करते हैं कि अपना 100% आप लोगों को दे, ताकि एग्जाम में काफी बेनिफिट हो। और वैसा टॉपिक लेकर आते हैं कि लुसेंट आप मतलब पढ़ने का समय रहा नहीं, लुसेंट तो वैसे चीज को उठा कर ला रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ठीक है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोग थोड़ा सा जो है हमारे साथ आप भी मेहनत कीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार को देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो 8वीं अनुसूची में जो है हमारे 22 भाषा को शामिल किया गया है। ये तो किन्हीं भाई बंधुओं को कंफ्यूजन नहीं होगा कि 22 भाषा 8वीं अनुसूची में, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषा था। अंकुर रावत, हाय सर, हाय। में देखिएगा कि जब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, इसमें 11 लाख रुपए का आपको जो है इनाम दिया जाएगा, और बाघ देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वर्ष 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमाएगा, लड़का सब क्या याद कर लेता है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह मूल संविधान में जितने भाषा क्या बोल सॉरी 8वीं अनुसूची में जितने भाषा सम्मिलित है, 22 भाषा, उसी क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन देखिए कि 2018 में क्या हुआ था, अंग्रेजी साहित्य के लिए भी दिया जाने लगा था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो है आपके 22 भाषाओं में शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ज्ञानपीठ के सूत्रों ने बताया कि अंग्रेजी को 3 साल पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा के रूप में शामिल किया गया है। विजेता, इसमें से बस 3-4 विजेता का नाम याद रखिए। एक याद रखिए, जी शंकर कुरु को सबसे पहले दिया गया था। मलयालम में भाषा में इनका जो कीर्ति है, ओडा कुजाई। एक याद कर लीजिए, जी शंकर कुरु को सबसे प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो जी शंकर कुरु है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछता है सुमित्रा नंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था, किस कीर्ति के लिए दिया गया था? वो चिदम्बरा के लिए दिया गया था, चिदम्बरा उनका कीर्ति है, उन्हीं के लिए दिया गया था। टनाटन मनोरंजन, इससे अच्छा प्रैक्टिस सेट करा देते। प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाने में कम मजा आएगा जब आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, और अभी टाइम है उतना कि यहाँ से कराने के बाद प्रैक्टिस सेट करवाया जा सकता है। प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आपको मिनिमम कम से कम 60% तैयारी होना चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और जब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो लड़के गलती करते हैं। फिर एक याद रखिएगा आपको, रामधारी सिंह दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति के लिए जो है ज्ञान पुरस्कार दिया गया था? तो उर्वशी के लिए उनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो याद रखिएगा। 3 हो गया। अब एक याद रखिएगा, प्रथम महिला जो थी श्रीमती आशा पूर्णा देवी। अगर पूछा कि प्रथम महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था,
वो कौन थी? श्रीमती आशा पूर्णा देवी थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। कौन आ सकता है उसको देख लेते हैं एक बार और। हाँ, महादेवी वर्मा का याद रखिएगा। यमा के लिए महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो यमा के लिए दिया गया था। हमको लगता है इतना ही काफी है इसमें। एक दो और होंगे, देख लेते हैं। चले नहीं, ये इतना ही काफी है। मैं बता, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, ज्यादा बेनिफिट होगा। एक याद रखिएगा, अमिताभ घोष 2018 में, देखिए 2018 में जो अमिताभ घोष था, इनको अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार, आपसे क्वेश्चन अभी बताइए कंफ्यूजन के लिए, जब याद करते हैं ना हम लोग लॉजिकली से, जब लॉजिकली याद करते हैं तो हम लोग क्या याद करते हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो है 22 भाषा 8वीं अनुसूची में, उसी 22 भाषा के क्षेत्र में जो रचना होती है उसके लिए जो है दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन 2018 में जो है पहली बार अमिताभ घोष को अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है? तो ये ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है। इसको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें आपको जो याद रखना है। अब ये क्या देखिए, दामोदर मौर्य को कोंकणी साहित्य के लिए दामोदर मौर्य को दिया गया था 2021 में। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत बहुत फेमस व्यक्ति है, उनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी 2023 में। दोनों लोग हैं, और दोनों लोग काफी फेमस है अभी। आप लोग दे सकते हैं जवाब। कौन थे? एक थे राम भद्राचार्य जी हैं, और एक कौन थे? गुलजार साहब है। इनको दिया गया है 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, कौन है 2023 में? राम भद्राचार्य, और दूसरा कौन है? गुलजार, गुलजार साहब। चलिए अब 40 नंबर देखते हैं। महान कार्य से संबंधित व्यक्ति, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछता है। तो सबसे पहले देखते हैं रेड क्रॉस की स्थापना। रेड क्रॉस की जो स्थापना हुई थी, देखिएगा 8 मई 1863 को हुआ था। 8 मई 1863 को हुआ था। रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं। और कब? हेनरी ड्यूनेंट इससे संबंधित है, हेनरी ड्यूनेंट। उसी के साथ देखिए रेड गार्ड की स्थापना। रेड गार्ड की जो स्थापना किया था वो कौन किया था? गैरी वर्ल्डी। जिसे हम कल ही के साथ कल जो वर्णन करवा रहे थे उसमें यहाँ पे रेड गर्ल्स दिया है ना, वहाँ पे कहा था लाल कुर्ती नाम से जो सेना का संगठन किया था वो कौन किया था? तो गैरी बॉल्डी किया था। कल एक क्वेश्चन था ना विश्व इतिहास का, जो हम करवा रहे थे ऑनलाइनर, तो वही चीज है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि है। शांति निकेतन की स्थापना कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो याद रखिएगा शांति निकेतन की स्थापना। हाँ, ये पूछता है पवनार आश्रम की स्थापना कौन किए थे? पवनार आश्रम की स्थापना आपका कौन थे? विनोबा भावे थे, जो भूदान आंदोलन से संबंधित है। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन थे? उड्रो विल्सन। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन है? लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन है? उड्रो विल्सन हो जाएंगे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। खालसा पंथ का स्थापना कब हुआ था? 1699 में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है। ओरिवे ओरेबिले आश्रम जो है पुदुचेरी में है, उसकी स्थापना कौन किया था? अरविंदो घोष किए थे। तो थोड़ा सा छोड़ के चलेंगे तब भी चलेगा। आनंद वन एक याद रखिएगा। आनंद वन की जो स्थापना हुआ था वो कौन किए थे? बाबा आम्पे के द्वारा किया गया था, आनंद वन के संस्थापक। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आपके विनोबा भावे हैं। क्वेश्चन पूछता है स्वर्ण मंदिर का निर्माण, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। 5वें गुरु थे ना। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो न्याय दर्शन के कौन थे? महर्षि गौतम है।
और निर्मल हृदय के संस्थापक आपसे पूछेंगे तो मदर टेरेसा हो जाएंगे। अब आप लोग जल्दी से कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? अभी हम कमेंट अभी ऊपर जल्दी से कराए थे, ठीक है? मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? कई बार बोले हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रमुख पुरस्कार जिसमें क्षेत्र और राशि दिया जाए, कितना कोई क्षेत्र में दिया जाता है और कितना राशि दिया जाता है। जल्दी बता दीजिए, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? चलिए 1980 में, बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख पुरस्कार जो क्षेत्र एवं राशि यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है और उसमें कितनी राशि दी जाती है। सबसे पहले जो हमारा नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार देखिए, एक तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, तीसरा भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, चौथा रसायन के क्षेत्र में, शांति के, तो सभी 1901 से शुरुआत होती है आपका नोबेल पुरस्कार देने का, लेकिन अर्थशास्त्र में शुरुआत होती है वो 1969 में शुरुआत होती है, और 1969 में दो लोगों को दिया जाता है, एक थे रैगनर फ्रिश और एक थे जन जंटिन बर्गेन थे ना, जंटिन बर्गेन थे, जिनको 1969 में दो लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और ये कहाँ से दिया जाता है? तो स्वीडिश से दिया जाता है, स्वीडन के द्वारा जो है दिया जाता है। स्टॉकहोम से दिया जाता है ना, इस जगह से दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार देखिएगा, ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह क्वेश्चन पूछता है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें $10,000 दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार में। ऑस्कर पुरस्कार देखिएगा, फिल्म के क्षेत्र में 1929 से शुरुआत होती है। ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में शुरुआत हुई थी ऑस्कर की। फिर एक कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1952 से होती है। इसमें 1000 पाउंड दिया जाता है। फिर मान बुकर पुरस्कार देखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार इसकी शुरुआत 1969 में होती है, जिस पर अर्थशास्त्र शामिल होता है नोबेल पुरस्कार में। उसी साल जो है शामिल किया जाता है मान बुकर पुरस्कार को, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 60,000 पाउंड दिया जाता है। फिर आपका एक ग्रैमी पुरस्कार है, जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 1958 में शुरुआत होती है ग्रैमी पुरस्कार की। क्वेश्चन पूछता है ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है आपका ग्रैमी पुरस्कार। अब भारत रत्न देखिए, भारत रत्न जो है वो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा समाज कल्याण जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब देखिएगा, तो फिल्म के क्षेत्र में 1969 से शुरुआत होती है, जिसमें स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पर साहित्य के क्षेत्र में हम लोग ऊपर पढ़े थे, पर उसका रिवीजन है एक तरीका से। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में शुरुआत होती है, इसमें 11 लाख रुपया दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। आप लोग अब जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? जीके की क्लास चलती है भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है आपका वो सरकारी सेवा में दिया जाता है, जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाएगा, साहित्य संचार अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में। 1958 से पुरस्कार दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1958 में हुई थी। इसे $50,000 एवं 2001 से उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ठीक है। सरस्वती सम्मान, तो ऐसे याद रखिए, सरस्वती सम्मान किसमें? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। 1991 से शुरुआत होती है और 5 लाख रुपया दिया जाता है सरस्वती सम्मान में। वाचस्पति पुरस्कार या संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1992 से दी जाती है, 1 लाख रुपया दिया जाती है वाचस्पति पुरस्कार में। शंकर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो भारतीय दर्शन के लिए, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में दिया जाता है आपका शंकर सम्मान पुरस्कार। 1.5 लाख रुपया इसमें आपको दिया जाता है। अब ये 11 बजे से चलेगा आपका सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस का। व्यास सम्मान किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र पर दिया जाता है व्यास सम्मान। अब एक याद कर लीजिएगा, ध्यानचंद्र पुरस्कार, खेलों को जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 5 लाख रुपया दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार में। ठीक है। भटनागर पुरस्कार का विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से दिया जाता है, इसमें 2 लाख रुपया दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो विज्ञान के क्षेत्र में। अब बर्लॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1973 में दिया जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग के लिए जो है एक शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नॉर्मन बोरलॉग को जो है एक शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह क्वेश्चन सर किसी एग्जाम में पूछा था, उस एग्जाम में हम भी बैठ रहे थे,
और हम उसमें जो है गलत लगा कर आए थे। हम कृषि के उदाहरण के लिए शायद मार दिए थे उसमें आंसर, तो मेरा गलती हुआ था। तो शांति के क्षेत्र में नॉर्मल पर लोग को जो है दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और एक बीसी राय पुरस्कार ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इनका पूरा नाम है विधान चंद्र राय। विधान चंद्र राय, ठीक है। अब देखिए, अब आ गया सबसे आपका बहुत अच्छा टॉपिक, भारत के प्रमुख शोध संस्थान। इसको तो हम आपको जो है बोलेंगे कि आप लोग खुद से इसको याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में रहेगा। यहाँ से 6 शिफ्ट एग्जाम होगा ना, 6 शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहेगा, ठीक है। 6 शिफ्ट का एग्जाम होगा और 6 शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। एक एक या दो दो क्वेश्चन भी रह सकता है। चलिए फिर देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? तो कृषि अनुसंधान संस्थान जो है नई दिल्ली। अब बताइए, देखिए किसान सब जो है सबसे ज्यादा जब धरना करना होता है, जब धरना प्रदर्शन करते हैं, तो कहाँ पे करते हैं? दिल्ली में जाकर करते हैं। इससे आपके लिए कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। जब भी कोई मामला होता है कि पंजाब हरियाणा वाला किसान का दिल्ली में आके जो है धरना प्रदर्शन कर देते हैं। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। गन्ना जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ होता है? कोयम्बटूर में होता है। गन्ना अनुसंधान कहाँ होता है? कोयम्बटूर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, तंबाकू अनुसंधान जो है वो आपका राजस्थान के राजमुंदरी में है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंदरी में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, चीनी तकनीकी संस्थान जो है आपके कानपुर में है। कानपुर में ही आपका चमड़ा उद्योग हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल में। करनाल है कहाँ? हरियाणा। देखिए हरियाणा के लोग जो होते हैं वो बॉडी बिल्डर बॉक्सर लोग होते हैं, तो वो जो दूध दही खाएंगे, जो डेयरी का सामान उपयोग करेंगे, वो क्या होंगे? बॉडी बिल्डर होंगे, ठीक है। वो अनुसंधान संस्थान का डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? हरियाणा का करनाल हो जाएगा। बस इस चीज को रिलेट करके अपने मन कहानी बना बना कर याद कीजिए, ज्यादा देर तक याद रहता है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपसे पूछेगा, चमड़ा अनुसंधान तो कहाँ है? चेन्नई। च से चमड़ा, च से चेन्नई, ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, औषधि के लिए कहाँ जाना है हमें? लखनऊ जाना है। जब कोई औषधि लाना होगा तो हम लखनऊ से लाएंगे। औषधि लाना है कहाँ से? लखनऊ से। औषधि अनुसंधान संस्थान क्या हो जाएगा? लखनऊ, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। और देखिए मौसम विज्ञान संस्थान जब है ना, तो देखिए कि जब क्या बोलते हैं ठंडा का दिन आएगा तो बोला जाएगा कि पंजाब हरियाणा वाला पराली जला रहा है, उससे क्या है हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है। कहाँ पे? दिल्ली का। दिल्ली में बार मौसम में बिगड़ते रहता है। तो मौसम अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। अब है आपका रमन अनुसंधान संस्थान। रमन अनुसंधान संस्थान आपका जो हो जाएगा वो बेंगलुरु में हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? जमशेदपुर। धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? जमशेदपुर में है ना। यादव, जय हिंद भाई। कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग देखिए जो टेक्सटाइल का जो बिजनेस है वो कहाँ ज्यादा चलता है? अहमदाबाद में चलता है कपड़ा उद्योग। सबसे अधिक देखिए टेक्सटाइल का जो बिजनेस है वो अहमदाबाद से ही चलता है, ठीक है? राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, प्रतिरोधक के लिए नई दिल्ली। कोई भी प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो दिल्ली से ही उत्पन्न होता है, ठीक है? किसी चीज का विरोध करना है, दिल्ली चले जाएंगे, क्या? किस चीज का जब विरोध करना होता है तो हम लोग दिल्ली चले जाएंगे। तो राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। भाभा परमाणु, भाभा परमाणु जो आपका कहाँ है? रमदे में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ हो जाएगा आपका? देहरादून में हो जाएगा। अब आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए तो। औषधि हमें लाना है, कहाँ से औषधि लाना है? औषधि अनुसंधान संस्थान, कमेंट कीजिए जल्दी से। औषधि लाना है। अब आपका जो है हिंट दे दिया आपको। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय
आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। लखनऊ, बहुत अच्छा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है वो कहाँ है? मुंबई में है आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। आगे देखिए, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, क्वेश्चन कई बार पूछा है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? पुणे में है, स्टार कर लीजिए इसको। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? पुणे में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की। अब देखिए इसका हम कैसे याद करते थे। भवन निर्माण होता है तो भवन निर्माण में खिड़की लगाया जाता है ना, तो खिड़की जैसी भवन निर्माण आएगा रुड़की। भवन निर्माण होता है तो भवन में घर बनता है उसमें खिड़की लगाया जाता है, तो भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान पूछेगा कहाँ हो जाएगा? रुड़की हो जाएगा। ठीक है, तो अपना मन में कुछ भी सोच के याद कर लेना है। केंद्रीय कांस्य तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, कांस्य तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? कोलकाता में है। कांस्य तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान जो है आपका वो कराईकुडी में है। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पूछेगा वो दुर्गापुर हो जाएगा। और पर्यावरण अभियांत्रिकी पूछेगा तो वो आपका नागपुर हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना है। नागपुर कहाँ? मुंबई में है। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है ना। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, भावनगर है कहाँ? गुजरात में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हमारे केंद्रीय मंत्री सब कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जब बनवाना के लिए जाना होगा कहाँ जाएंगे? दिल्ली से जाकर जो पास करवाएंगे राजमार्ग। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, भूभौतिकी के लिए जो अनुसंधान संस्थान है वो हैदराबाद में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, नारियल जो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? केरल में। तो केरल के कहाँ? कासरगोड में होता है। केरल के कासरगोड में होता है नारियल अनुसंधान संस्थान। सबसे ज्यादा नारियल कहाँ होता है? केरल में। केरल के कासरगोड हो जाएगा। आलू अनुसंधान संस्थान, आलू होता है गोल है, और शिमला में आता है ल। बस इसको थोड़ा सा अपना मन में कोड कर लीजिए। आलू का हो जाएगा? शिमला हो जाएगा। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, दृष्टि विकलांग यानी जो आंख से कम देखते हैं वो कहाँ? देहरादून। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो आपका बेंगलुरु हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन फंसाएगा आपसे। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान बोलेगा देहरादून। इंडिया फॉरेस्ट कॉलेज बोलेगा देहरादून। लेकिन वन प्रबंधन बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? भोपाल। केंद्रीय भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान जो है वो रांची में हो जाएगा आपका। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जलगोरा में है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में है। झारखंड वाला क्षेत्र जो है धनबाद, इसमें देखिए बराबर कोयला वगैरह का खनन होते रहता है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद हो जाएगा। और ऑप्शन में यही धनबाद रहेगा और अलग अलग आएगा तो झारखंड याद रखिए, उससे भी बना लीजिएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून में सर्वेक्षण विभाग। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में। अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये कहाँ है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस अनुसंधान संस्थान। अभी बोले थे 2 लेटर का प्रेस और 2 लेटर का क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। और एक जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? चंडीगढ़ में है। अब जल्दी जैसे कमेंट कीजिए इंडियन सिक्योरिटी प्रेस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पुणे। बहुत अच्छा कुमारी माया। बस ऐसे मेहनत करते रहिए। एक आपका है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो आपका गांधीनगर में है। ठीक है, फिर एक है भारतीय भू चुंबकीय संस्थान, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान जो कहाँ है? मुंबई में है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु। बेंगलुरु को बोलते हैं अंतरिक्षों का शहर। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है।
बेंगलुरु को बोलते हैं अंतरिक्षों का शहर। गुड इवनिंग भाई। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। अच्छा, समुद्र किनारे सबसे मतलब समुद्र किनारे सटा हुआ राज्य कौन है सबसे? एक तो छोटा राज्य है गुजरात, और एक अच्छा सा समुद्र किनारे सटा है। मतलब हम लोग को बोला जाता है कि मतलब वो तो गोवा वाले बीच पे कहाँ जाएंगे? गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। वहीं पे समुद्र विज्ञान संस्थान है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी में है। और वाराणसी में भी आके याद कर लीजिएगा, सब्जी अनुसंधान संस्थान। सब्जी अनुसंधान संस्थान। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वो आपका वाराणसी में है। और सब्जी अनुसंधान संस्थान भी आपका वाराणसी में हो जाएगा। अभी पढ़े थे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगर राजमार्ग बनवाना होगा तो कहाँ जाएंगे? नई दिल्ली। इसी प्रकार से केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, अगर हमें सड़क बनवाना होगा और ऐसे नहीं बन रहा है तो कहाँ जाएंगे? नई दिल्ली में जाएंगे, केंद्रीय मंत्री के पास। अब केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ है? यह भी नई दिल्ली में है। इसको दोनों को रिलेट कर लीजिएगा। सड़क पर क्या चलता है? ट्रैक्टर। जोड़ सकते हैं ना, सड़क पर क्या चलता है? ट्रैक्टर चलता है। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। जब औषधि लाने जाएंगे हम लखनऊ से, पता चल आपको पता होना चाहिए कि जो औषधि बनता है वो वनस्पति में कुछ कुछ ऐसे ऐसे जंगल होते हैं, उससे बनाए जाते हैं, औषधि का निर्माण होता है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा आपका? लखनऊ हो जाएगा। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जैविक अनुसंधान संस्थान। एक उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? उच्च अक्षांश। सबसे ज्यादा उच्च अक्षांश वाला क्षेत्र कौन सा है? गुलमर्ग है। गुलमर्ग सोनमर्ग पढ़े हैं ना? केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग आ गया। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान आ जाएगा तो आपका नागपुर हो जाएगा। और ऊपर दुर्गापुर में क्या पढ़े थे? यांत्रिक यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पढ़े थे ना ऊपर में, जो दुर्गापुर में था। अब देखिए, औद्योगिक विष, तो नहीं याद कर लीजिएगा। औद्योगिक विष, औषधि में विष होता है। जब विष यानी मतलब किसी को जहर बोलते हैं, उसको काटने के लिए क्या चाहिए? औषधि हमको चाहिए। ये कहाँ है आपका? लखनऊ में है। और लखनऊ का तीन चीज कैसे याद रखेंगे? एक तो औषधि हमें लाना है लखनऊ से, वनस्पति से बनता है औषधि, यह कहाँ हो जाएगा? लखनऊ। विष को काटने के लिए क्या चाहिए हमें? औषधि। विष का भी कहाँ हो जाएगा? लखनऊ। ये तीन चीज आपको अभी भूलिएगा। अब आगे देखिए, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र ये कहाँ है आपका? हैदराबाद में है। एक देखिएगा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। फिर एक याद रखिएगा, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो सबसे ज्यादा जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है सबसे अधिक जूट भारत में अपना। इसमें पूछेगा तो बांग्लादेश में होगा, लेकिन अगर भारत में पूछेगा तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। और बिहार में पूछेगा तो बिहार का अपना पूर्णिया जिला में सबसे ज्यादा जूट होता है। तो केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। करिश्मा कुमारी। राधे 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 राधे। राधे राधे सर जी, बहुत ज्यादा राधे राधे। अब 52 नंबर को स्टार कर लीजिए। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ है? तो हैदराबाद में है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहाँ है आपका? हैदराबाद में है। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। अब इसको कैसे याद किए थे? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान है, गुड़गांव में है। नहीं, कभी कभी हम लोग बोलते हैं जब कोई परेशान कर देता है तो किसी से जब हम लोग तंग आ जाते हैं तो बोलते हैं पूरा गुड़गोबर कर दियो दिमाग का तू मेरा। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? गुड़गांव। क्या आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, मेरा दिमाग पूरा तुम जो खराब करके रख दियो हो, दिमाग को गुड़गोबर बना के रख दियो हो एकदम। या किसी को बोलते हैं दिमाग में गोबर भरा हुआ है। बस अपना लैंग्वेज में याद रखिएगा तो लंबे समय तक याद रहता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ हो जाएगा? जलाहली में हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? कटक हो जाएगा। अब विश्व में कहाँ हो जाएगा? फिलीपींस। चलिए, दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो दलहन के लिए कानपुर जाएंगे।
केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो खड़गवासला में है केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र। भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ है? फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा केंद्र। और एक है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र, झांसी में है। इसको याद रखिएगा। च छ ज झ, च छ ज छ। तो झांसी में जैसे च से चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो आएगा, इसका चौथा लेटर है कौन सा? झ, झ से झांसी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद चलेंगे हम लोग समाधि स्थल पे। बेईमानी। तो आप तो लास्ट टॉपिक बचा आज का। आज का लास्ट टॉपिक बचा। देखिए 2 घंटा चलेगा क्लास, लेकिन बड़ी जल्दी खत्म हो गया। अच्छा, अब जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं। तो समाधि स्थल इसी में डाउट था ना? अब समाधि स्थल आज के बाद डाउट नहीं होगा। करिश्मा कुमारी, मेरा एग्जाम है 7 को सर जी। 7 से पहले आपको इतना तैयार करवा दिया जाएगा ना कि आप एग्जाम में 60 नंबर ऐसे ले आइएगा। पढ़िएगा तब, ऐसे नहीं ले आइएगा। मतलब जितना बताया जा रहा है उस पर अगर मेहनत कीजिएगा तब 60 नंबर आ जाएगा। ठीक है? बाद बाकी अपना वेट 48 kg मेंटेन करके रखिए, अगर पतले दुबले हैं तो। आगे बढ़े। इस समाधि स्थल याद करने के लिए कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए, राजघाट। राजघाट किनका है? महात्मा गांधी का है। हर जगह राज कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी। सबके जेब में राज करते हैं महात्मा गांधी। हर नोट पर राज कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी। ये बहुत डर लग रहा है। डर लगने से क्या होता है? कॉन्फिडेंस लेवल अप रखिए। अरे आप पढ़े हैं तो आपको डर लग रहा है, और डर उसी को लगता है जो मेहनत करता है। ठीक है, जो मेहनत नहीं किया है ना, आज भी घूम रहा है कि 12 लाख 14 लाख में सेटिंग हो रहा है। ठीक है? और ये हकीकत है कि सब घूम रहे हैं। और आप लोग तो मेहनत किए ना, आप लोग का रिजल्ट नहीं होगा तो किसका रिजल्ट होगा? और जो लोग घूम रहे हैं ना, हम इधर को सुन रहे हैं ना कि साहब बोल दिया कि जो 1 घंटा पहले खेत में पढ़ाई कर रहा था वो सब बंद हो गया है। और तो बंद होगा ही, बाकी में बहुत कुछ किया गया है इसके लिए। ठीक है, तो ज्यादा नहीं। चलिए, एगो याद हो गया। राजघाट किनका है? महात्मा गांधी का। हर जगह कौन राज करते हैं? गांधी जी। सबके जेब में कौन राज करते हैं? गांधी जी राज करते हैं। अब एक शांति वन है। जो हमारे प्रधानमंत्री प्रथम जो थे, जवाहरलाल नेहरू, ये काफी शांत थे। ठीक है, तो शांति से कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू काफी शांत व्यक्ति थे। ये फोटो अभी भी देखिए तो एकदम देखने में हम साफ शांत लग दिखते हैं। मुझ जैसे, मतलब मेरे जैसा, जैसे हम शांत है ना, वैसे वो भी शांत थे। तो हमको देख लीजिए, हमरे देख के याद कर लीजिए। ठीक है, देख के याद कर लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। दो गो दिक्कत। अब एक है विजय घाट। अरे हम नेहरू नहीं हैं। हम नेहरू जी थोड़े हैं, क्या है मतलब जो है। बस बता दें कि हम मतलब उनके तरह हम भी शांत रहते हैं, यही बताना चाह रहे हैं। अब है विजय घाट। विजय घाट पर देखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। विदेश में किनकी मृत्यु हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की कहाँ हुई थी? विदेश में मृत्यु हुई थी। विजय घाट किनका हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री का। विजय घाट किनका हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। अब देखिए तीनों को कैसे याद करना है। राजघाट, नोट पर राज कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी। ठीक है। शांति वन, शांत सबसे ज्यादा कौन थे प्रधानमंत्री में? जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट, विदेश में आकर कौन मर गए थे? हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। क्लास मस्ती ब्लॉग प्रमोद कुमार। तीन को याद हो गया। चौथा है शक्ति स्थल। तो हमारे शक्ति से कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी। इन्हीं को ना बोला जाता है आयरन मैन, आयरन वुमेन ऑफ, आयरन मैन ऑफ, क्या बोलते हैं वो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आयरन लेडी बोलते हैं ना। आयरन लेडी के नाम से किनको जाना जाता था? इंदिरा गांधी। सबसे शक्तिशाली महिला में कौन थी? इंदिरा गांधी। तो शक्ति स्थल किनका हो जाएगा? इंदिरा गांधी का। अब एक और देखते हैं, उसके बाद फिर याद करेंगे। अभय घाट। अभय घाट किनका है?
मुरारजी देसाई का है। अभय घाट किनका है? मुरारजी देसाई का। 5 को भी याद करते हैं पहले, 5 हम बोले हैं। अब चुपचाप 5 को जो है सुनिए पहले आराम से। सबसे पहले राजघाट, नोट पर राज कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी। शांति वन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब शांत व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक थे विजय घाट, जो विदेश में जाकर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है, तो विजय घाट किनका हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री का हो जाएगा। शक्ति स्थल, आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी इंदिरा गांधी, शक्तिशाली महिला थी, तो क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी का हो जाएगा। अभय घाट, अभय घाट किनका है? मुरारजी देसाई का है। ठीक है? 5 लोग यहाँ से याद कर लिए। 12-13 को तो वही है, 5 को तो याद कर लिए। अब किसान घाट, तो किसान के लिए जो काम किए थे वो चौधरी चरण सिंह काम कर रहे थे किसान के लिए, तो जो किसान के लिए काम कर रहे थे उनका किसान घाट। ऑनलाइन सेट लगाना ऑफलाइन सेट लगाना में अंतर नहीं है, लेकिन आप सेट किस प्रकार लगा रहे हैं, फर्क पड़ता है। तो अगर आप मतलब अभी से ओएमआर में प्रैक्टिस कीजिएगा तो और बेहतर होगा। ऑफलाइन ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, किसान घाट, किसान का नेता कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। किसान घाट, ठीक है। उदय भूमि, उदय भूमि कहाँ हो जाएगा? के आर नारायण। तो हम लोग आप एक चीज याद रखिए, जब सूर्य उदय होता है तो जो, अब तो लोग बहुत कम करते हैं, जो हमारे दादा लोग जो थे या मतलब नाना लोग जो थे, जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग वाले लोग हैं, वो बोलते हैं सुबह उठते उठते करते हैं, सूर्य उदय के समय करते हैं नारायण नारायण। सुने हैं आप लोग कभी? हम तो कई बार सुने हैं, नारायण नारायण। तो उदय भूमि किनका हो जाएगा? के आर नारायण का। ठीक है? आगे देखिए, वीरभूमि, वीरभूमि देखिए राजीव गांधी। राजीव में देखिए, बाद में बी है, पहले रहा है। जब इसको जब वीरभूमि में कंफ्यूजन हो तो याद रखिएगा, वीर को उल्टा कर दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा राजीव गांधी। ठीक है? अब एक है महाप्रयाण घाट, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे, तो महान रहे, महान थे, जैसे राष्ट्रपति को बोला जाता है महामहिम। क्या हो जाएगा? महाप्रयाण घाट। अमित सर का कितना और पहले से प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम एक दो कॉपी पर लगाती है, बहुत अच्छा है, प्लेटफॉर्म का भी लगा ही लिया, अमित सर का लगा ही रहे हैं, बहुत बढ़िया। महाप्रयाण घाट किनका हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा। अब एक है नारायण घाट, तो गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट इसे याद रखिए, गुलजारी लाल नंदा। अब इसको मत जोड़ लीजिएगा नारायण नारायण करके उदय भूमि से, सूर्योदय होता है तभी नारायण नारायण किया जाता है। ठीक है? नहीं तो आप लोग मतलब कुछ भी मतलब सोच लीजिएगा, तो फिर हमारे बाद में बोलिएगा कि आप ही तो बस बताए थे, नारायण नारायण करवाए थे। ठीक है? अब एक है समता स्थल, तो जगजीवन राम, हम लोग क्या बोलते हैं? जग में सब है एक समान। मतलब अगर राम भगवान को देखिएगा तो क्या बोलते हैं? जग में सब एक समान है। जग जीवन राम, क्या होगा? समता स्थल, जग में सब एक समान। और चैत्रा भूमि किनका हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर का होगा। इसको थोड़ा सा, इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। चैत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर, याद कर लीजिए। और नंदा से नारायण घाट याद कर सकते हैं। देखिए, 13-15 को है इसमें, अब 15 में 10-12 को तो ऐसे ही याद करवा देंगे, 2-3 को है जिसका मतलब कोई ट्रिक नहीं बन पाता है, तो आप लोग ऐसे ही ऑप्शन से छोड़ दीजिएगा। ऑप्शन में देखिए, जब क्वेश्चन पूछता है, कंपटीशन एक ऐसा एग्जाम होता है, कंपटीशन उसमें एक क्वेश्चन भी दे देता है और साथ में आंसर भी दे देता है, बस आपको आंसर में टिक करना होता है। तो हम लोग जो मैट्रिक इंटर का एग्जाम देते उसमें आंसर दे रहा था कि अपना मन से आंसर लिखते थे, तो एग्जाम से आसान कंपटीशन है कि नहीं है? अगर स्कोर कम आ रहा है तो अभी से साइंस पर ध्यान दीजिए, या विविध करवाया जा रहा है इस पर ध्यान दीजिए। साइंस में हमेशा स्कोर कीजिए, साइंस अब इतना आसान कर दिया गया, तो साइंस का जितना बेसिक क्वेश्चन है उसको रट्टा मार के जाइए। ठीक है? चतरा भूमि हो जाएगा। अब है ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल। देखिएगा, एकमात्र राष्ट्रपति थे हमारे ज्ञानी जैल सिंह, ये पॉकेट बीटो का प्रयोग किए, बीटो शक्ति का प्रयोग किए थे अपना। डाकघर संशोधन विधेयक में बीटो शक्ति का प्रयोग किए थे।
एक बार, एकमात्र राष्ट्रपति थे, एकता स्थल। थोड़ा-सा जोड़ लीजिए वहाँ से। इससे क्या होगा, ये भी याद हो गया कि कौन थे राष्ट्रपति जो पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे, तो हमारे ज्ञानी जैल सिंह थे और एक बार किए थे एकता स्थल। हरिया सिंह राष्ट्रीय जय श्री राम। कर्मभूमि, शंकर दयाल शर्मा। शंकर भगवान का देखिएगा जो उनका प्रतिमा देखिएगा कभी, तो हमेशा कर्म करते रहते हैं। उनका देखिएगा वो जो ध्यान मुद्रा होता है, तो हमेशा वो अपना कर्म करते रहते हैं। कर्म भूमि से क्या हो जाएगा? शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि से क्या हो जाएगा? शंकर दयाल शर्मा। शंकर भगवान को जब भी देखिएगा, वो कर्म करते रहते हैं। और एक तो है सदैव अटल, थे तो आप लोग ऐसे याद आएगा, सदैव अटल, अटल बिहारी वाजपेयी। सदैव अटल, अटल बिहारी वाजपेयी। 15 है। अब आप लोग 15 को में से जवाब दीजिएगा, आप लोग इसको बंद करें। 15 में से 15 आप लोग जवाब दे सकते हैं क्या? पूछा जाए 15 में 15